हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में कुछ ना कुछ आप लोग नया जरूर सीखेंगे। इस क्लास में हम लोग सीजीएल पेपर 2 हिंदी के बारे में डिस्कस करते हैं और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग देखते हैं। जेएसएससी के द्वारा पिछले कई सारे एग्जाम्स में हिंदी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो फिर ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा बार बार रिपीट किया गया है और आगे भी आपको आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर झारखंड जीके की बात करेंगे तो पेपर 3 में 40 क्वेश्चंस आप लोगों को झारखंड जीके से देखने को मिलेगा। तो अगर आप झारखंड जीके के क्वेश्चंस को सही करना चाहते हैं तो मेरे साथ रात को 8 बजे इस क्लास में आए और इस क्लास में प्रॉपर अच्छे तरीके से हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हिंदी के बारे में। और इस क्लास के थ्रू हम लोग थ्योरी को भी थोड़ा थोड़ा करके कवर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग ना केवल क्वेश्चंस को करेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी करके थ्योरी को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, अगर हिंदी की बात की जाए तो आपको हिंदी में कई सारी चीजें पढ़नी है। आपको कई सारे उपन्यास पढ़ने हैं, कई सारी कहानियां पढ़नी है, कई सारे नाटक पढ़ने हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोगों को हिंदी ग्रामर के बारे में यानी हिंदी के व्याकरण को भी पढ़ना है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना है, व्याकरण में आपको सर्वनाम पढ़ना है, व्याकरण में आपको मुहावरे पढ़ने हैं, व्याकरण में आपको विशेषण पढ़ना है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको व्याकरण में पढ़नी है। उसमें से एक चीज है संज्ञा, और यहां पे दिया हुआ है संज्ञा के कितने भेद हैं। अब संज्ञा के भेद तो वही बता पाएगा जिसे संज्ञा के बारे में पता होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि सर संज्ञा किसे कहते हैं। क्योंकि आप संज्ञा के बारे में जानेंगे तभी आपको संज्ञा के भेदों के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग आंसर के बारे में बात करते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। यानी अगर आंसर की बात करें ऑप्शन बी बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 भेद है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे संज्ञा कहते किसे हैं। आइए देखिए, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी इंसान। अरे कुछ नहीं, हटाइए, कुछ नहीं है आपका। आप बोलिए सर जब भी कोई नाम आता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई भी नाम है सर वो संज्ञा है। आप बोलेंगे सर कैसे? ये क्या है? कलम क्या है? संज्ञा है। मेरा नाम क्या है? रितेश क्या है? संज्ञा क्या है? तो ये क्या है? घड़ी क्या है? संज्ञा है। कोई भी नाम संज्ञा है। कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, कोई भी नाम। कहां पे है? रांची में, संज्ञा है। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका, संज्ञा है। तो आपको संज्ञा के बारे में याद रखना है कि कोई भी नाम संज्ञा है। कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं याद रखना है। दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा ही है। राम संज्ञा है, सीता संज्ञा है, नरेश संज्ञा है। ठीक है, रितेश संज्ञा है, कंप्यूटर संज्ञा है, कलम संज्ञा है, घड़ी संज्ञा है, पंखा संज्ञा है, किताब संज्ञा है, कॉपी संज्ञा है। तो दुनिया का कोई नाम संज्ञा है। ठीक है, तो नाम यहां पे आप देख सकते हैं, पशु, सुंदरता, जैसे, मोहन, मारना, दिल्ली। दिल्ली क्या है? कि स्थान है। तो कोई भी नाम, सभी नाम जो है वो संज्ञा है। संज्ञा को ही इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी नाम नाउन है, उसी प्रकार से दुनिया का कोई भी नाम जो है वो संज्ञा है। किसी का भी नाम ले ले। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर हमें संज्ञा समझ में आ गया। कोई भी नाम जो है वो संज्ञा है। मेरा नाम संज्ञा है, आपका नाम संज्ञा है, उसका नाम संज्ञा है, उसका नाम संज्ञा है। सबका नाम जो है वो संज्ञा ही है। तो अब सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मोस्टली 5 भेद होते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संज्ञा के कितने भेद हैं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। ठीक है, कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, ये है संज्ञा के 5 भेद। अब आइए बात करते हैं एक एक के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। भाई हम लोगों ने संज्ञा देखा कि कोई भी नाम जो है वो संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक क्या है, द्रववाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है सर? दुनिया का कोई भी नाम जो है वो संज्ञा है, ये आपको भी बताया गया। दूसरी बात, दुनिया का कोई भी नाम जिसमें व्यक्ति प्रकट हो रहा है वो संज्ञा है। जैसे आप बोलेंगे सर जैसे जैसे राम क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या करते हैं? बोधो खोदो छड़ाइए। आपको जब कोई नाम सुनाई दे मेरे कान में, तो हमें उसके बारे में पता, मतलब उसका ही ख्याल होना चाहिए। आप बोलेंगे सर कैसे, थोड़ा समझाइए ना। नरेंद्र मोदी, जब मैंने नरेंद्र मोदी कहा तो आपके मन में एक व्यक्ति की तस्वीर आई कि हां उसके बारे में बात कर रहा है, वो संज्ञा है। हेमंत सोरेन है ना, दुनिया में 50 लाख हेमंत सोरेन है, दुनिया में 1 करोड़ नरेंद्र मोदी है, लेकिन आपने तो किसी एक के बारे में सोचा, वो है व्यक्तिवाचक। यानी जब किसी विशेष कलम व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि बहुत कलम है। आप किसी एक कलम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये भी कलम है, वो भी कलम है, बहुत सारे कलम है, तो वो व्यक्तिवाचक नहीं है। चंपाई सोरेन, मैंने कहा चंपाई सोरेन, आपने सोच लिया किसके बारे में सर कह रहे हैं। मैंने कहा शिबू सोरेन, ऐसा तो है नहीं कि झारखंड में या पूरा दुनिया में एक ही शिबू सोरेन होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन आप समझ लिए कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब किसी चीज को डिफाइन ना करना पड़े, मेरे बोलते ही आप समझ जाएं, तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, सीपी राधाकृष्णन, नरेंद्र मोदी के, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। रांची, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी ये सब एक स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। जब भी मुझे डिफाइन ना करना पड़े, मैंने नाम लिया और आप समझ गए, वो है व्यक्तिवाचक। इतना आपको याद रखना है कि नाम लेने के बाद अगर समझ जाते हैं तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं थ्योरी वाइज जो आप पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये सब पढ़ना नहीं है। आपको याद रखना है कि जब भी विशेष चीज के बारे में बताया ना जाए, नाम लेते ही समझ जाएं, तो वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, दूसरा आता है जातिवाचक। क्या आता है? जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब है जब हम लोग किसी चीज के बारे में कह रहे हैं तो उसके जाति का बोध हो। आप बोलेंगे सर कैसा? कुत्ता कहता है ना, तुम कुत्ता है, कहते हैं ना हम लोग कुत्ता। तो कुत्ता जब हम बोले, आपको शेप नजर आ गया कैसा है कुत्ता? कुत्ता क्या है? जब भी मैंने कुत्ता कहा तो आपको कुत्ते की प्रजाति नजर आ गई। जब घोड़ा, तो आपको समझ गया, आप समझ गए किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। घोड़ा, हाथी, आप समझ गए किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऊंट, अब हम ऊंट कह रहे हैं, आप कुत्ता तो नहीं सोच रहे होंगे। ऊंट लंबा सा होता है, जिसका गर्दन बहुत लंबा होता है, सॉरी वो तो जिराफ हो गया। ऊंट जो कि रेगिस्तान में रहता है, बिना पानी पिए बहुत दिन तक रह सकता है ऊंट। तो आप समझ गए होंगे किस चीज के बारे में बात की जा रही है, तो उसे ही कहते हैं जातिवाचक। यानी बोलने के साथ ही आप उसकी पूरी प्रजाति के बारे में सोच लें, वो है जातिवाचक। समझ गए? बकरी, तो आप समझ गए किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी एक नाम से उसके पूरे प्रजाति के बारे में, उसकी पूरी जाति के बारे में आप समझ जाएं, उसे कहते हैं हम लोग क्या? जातिवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आप समझ गए। ठीक है, ये आपके दिए हुए थ्योरी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका तीसरा क्या आता है? समूहवाचक। अब समूहवाचक से आप पूरे समूह को समझ रहे हैं। पहले हम लोग किसी एक व्यक्ति के बारे में समझ रहे थे,
किसी एक स्थान के बारे में समझ रहे थे, उसके बाद हम लोग उसके जाति को समझ रहे थे, अब हम लोग समूहों के बारे में समझ रहे हैं। अब समूहों के बारे में कैसे? इंडियन आर्मी एक समूह है ना, इंडियन आर्मी एक समूह है। परिवार, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखेंगे परिवार, परिवार में कौन गए? परिवार में आप होंगे, आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, आपकी बहन होगी, आपके भाई होंगे, परिवार। अगर हम लोग कहें क्या कि क्या कहें बताइए, एक और एग्जांपल अच्छा सा बताएं। छात्र, क्या छात्र स्टूडेंट, उनका भी एक अलग से समूह होता है, छात्र। मैं क्या हूं अभी आप लोगों के लिए? टीचर, एजुकेटर, हमारा भी एक अलग से समूह होता है। तो जब भी हम लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं, पूरा समूहों का बोध होता है, उसे कहते हैं समूहवाचक, ग्रुप, ग्रुप रहता है, ग्रुप। ठीक है, ये आप डिटेल से यहाँ पे देख पाएंगे, जिससे आप नोट्स बना ले। बाकी आप लोग समझ तो रहे होंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, बहुत इजी है। द्रववाचक, अब द्रव आप समझ ही सकते हैं, मैटर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सॉलिड और गैस, और तीसरा लिक्विड। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी हम लोग बात करें द्रव। द्रव से आप समझ ही रहे होंगे, पानी, तेल, तेल में क्या क्या आएगा? पेट्रोल, डीजल, रेफाइन, सरसों का तेल, सभी आ जाएगा, नारियल तेल। तो वो है द्रववाचक, घी। ठीक है, तो द्रववाचक में द्रव का बोध होता है, द्रव का, किस द्रव का? पानी, पानी क्या है? समझ गए, पानी क्या है? लिक्विड है। तो जब भी लिक्विड चीज को आप समझ जाएं, वो है द्रववाचक। ठीक है, भाववाचक, कोई एक भाव, गुस्सा, बहुत गुस्से हैं, बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, बहुत दुखी हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, ब्रेकअप हो गया हमारा। तो वो क्या है? भाव है, एक भाव है, आप दुखी हैं। ठीक है, तो जिससे हमें भाव प्रकट होता है, आज हम बहुत खुश हैं, पापा ने हमें एक गाड़ी दिला दी, बहुत खुश हैं, दुखी हैं। ठीक है, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये क्या है? भाव है। आई होप सो कि पांचों चीजों के बारे में समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, उसके बाद भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। घोड़ा शब्द से किस संज्ञा का प्रकट हो रहा है? बताएंगे। घोड़ा, अभी आपको समझाएंगे, घोड़ा शब्द से किस शब्द का, कौन से संज्ञा का प्रकट हो रहा है? बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रववाचक। घोड़ा आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे, घोड़ा यानी जातिवाचक। जब हम लोग बात कर रहे हैं घोड़ा के बारे में, तो आप घोड़ा जब कहें तो आप पूरा जाति समझ गए घोड़ा का। अभी कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता का जाति समझ जाएंगे, अभी कहेंगे बिल्ली तो बिल्ली का जाति समझ जाएंगे। घोड़ा तो क्या है? जातिवाचक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घोड़ा से आप क्या समझ? जातिवाचक के बारे में, वो किसी जाति का भाव प्रकट कर रहा है, जाति के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए कोलकाता शब्द से किस संज्ञा का भेद हो रहा है? बताएंगे। कोलकाता से आप क्या समझ रहे हैं, कौन सी संज्ञा है? कोलकाता से कौन सी संज्ञा समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए कोलकाता, जब आप कोलकाता नाम लिए तो आप समझ गए पश्चिम बंगाल की कैपिटल वहां पे है, हावड़ा में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल। क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, एक विशेष स्थान के बारे में आप समझे, विशेष स्थान है ना कोलकाता। जब भी कोलकाता कहा गया था पश्चिम बंगाल, हालांकि कोलकाता ये नाम अमेरिका में भी हो सकता है, कोलकाता ये नाम आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिल सकता है, किसी गांव में हो सकता है, कोई गांव का नाम कोलकाता हो, लेकिन आप क्या समझे? पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। तो एक विशेष स्थान के बारे में समझे, वही है व्यक्तिवाचक। क्या होगा? ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। सही आंसर समझ में आ रहा है? चलिए इसी प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के समय किस भाषा का उपयोग किया गया था? बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है कि जैन धर्म के समय कौन सी भाषा का जो उपयोग है वो किया गया था। ठीक है, हम लोग कल के क्लास में, अच्छा कल तो क्लास हुई नहीं थी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म के बारे में।
और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखे थे कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। हम लोग देखे भी थे पाली भाषा क्या है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है? पाली भाषा। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद प्रारंभिक हिंदी। ये भाषा का कालक्रम है। एक बार फिर से, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, ये भाषा का कालक्रम है। तो हम लोग देखें तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपदेश, पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था और भगवान गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, अभी पूछा जा रहा है जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में प्राकृत भाषा का, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, दो चीजें जैन धर्म से भी पूछी जाती है। पहली चीज कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपको याद रखना है ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, दूसरी चीज, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने? कुल 24। ठीक है, तीसरी चीज, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है वो झारखंड जीके से पूछा जाता है कि झारखंड में जैन धर्म का धार्मिक स्थल कहां पे है? झारखंड में जैन धर्म का धार्मिक स्थल कहां पे है? ये क्वेश्चन झारखंड जीके का है। क्या होगा सही आंसर? गिरिडीह में पारसनाथ है। गिरिडीह में पारसनाथ कहां पे है? गिरिडीह जिले में है। तो गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ है वो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो आप देखेंगे संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है, प्रथम जन भाषा लौकिक संस्कृत, जैन धर्म की भाषा कौन सी है? प्राकृत। और आपको बताया गया था यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? प्राकृत, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जैन धर्म के समय किस भाषा का उपयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का। ठीक है, चलिए, राग दरबारी उपन्यास को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास। अगर उपन्यास की बात करें तो आप लोगों को कई सारे उपन्यास भी पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में कई सारे उपन्यास दिए हुए हैं। सॉरी, भूख लग गई है, खाना खाएंगे। तो आपके सिलेबस की बात कर रहे थे, आपके सिलेबस में कई सारे उपन्यास दिए हुए हैं, जैसे गोदान, मेला आंचल, राग दरबारी, दिल्ली में एक मौत, ये सारे आपके सिलेबस के उपन्यास है जिन्हें आपको पढ़ना है। अगर आप राग दरबारी उपन्यास को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इस उपन्यास को 1968 यानी 1968 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी 1968, राग दरबारी। ठीक है, राग दरबारी। चलिए, राग दरबारी ये उपन्यास आप देख रहे हैं। ठीक है, पंडित श्रीलाल शुक्ल जी की ये उपन्यास है और 1968 में 1968 में ये जो राग दरबारी उपन्यास है इसे प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अवधी भाषा का सर्वप्रथम लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? बताएंगे। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। हिंट दें? चलिए, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, बताएंगे किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस। क्या होगा? रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो कि रामायण की भी एक कवि है। ठीक है, रामायण की कवि कह रहे हैं, रामायण का ही एक कॉपी है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया था और रामायण की ही कॉपी है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए, तो ये आप रामचरितमानस देख रहे हैं और रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा किया गया था। रामायण की ये एक कॉपी है, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अच्छा, तुलसीदास की अगर बात करें, आपको याद रखना है तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार जो है वो माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हार और जीत
कहानीकार कौन है, यानी हार और जीत कहानी के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। हार जीत ये एक कहानी है और हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो इस कहानी के कहानीकार यानी इस कहानी के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा, हार और जीत कहानी के लेखक कौन है। क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सुदर्शन। ठीक है, ऑप्शन बी सुदर्शन। तो ये आप देखेंगे हार और जीत ये एक कहानी है और इसके लेखक कौन है, सुदर्शन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत लोग भारोपीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब जिसे भारोपीय भाषाओं के बारे में पता ही नहीं है वो क्या ही आंसर देगा इसके बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है, कौन कौन सीरियस हैं। भूख भी लग गई, नाश्ता भी नहीं हुआ है। चलिए क्लास करने के बाद नाश्ता किया जाएगा। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर भारोपीय अगर भाषा की बात करेंगे, भारत में 73% लोग जो है वो भारोपीय भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सर, भारोपीय भाषा कौन सा है, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, पंजाबी, ये सभी जो है वो भारोपीय भाषा है और भारत में लगभग 73% लोग इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। अच्छा, भारोपीय भाषा के बाद आता है द्रविड़ भाषा का, और द्रविड़ भाषा का उपयोग 25% लोग कहते हैं। कन्नड़, तमिल, मलयालम ये जो है वो द्रविड़ भाषा की भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गॉडविन और ऑस्टिन। ठीक है, तो ये बहुत ही कम लोग बोलते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है भारोपीय भाषा और द्रविड़ भाषा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। देखिए आप सभी को पता है कहीं ना कहीं हिंदी की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई है। सभी को पता है कि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब संस्कृत में भी दो संस्कृत है, अभी थोड़ी देर पहले बात की। एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। वहीं लौकिक संस्कृत की बात करें तो प्रथम जन भाषा है, यानी लोगों के द्वारा सबसे पहले लौकिक संस्कृत का इस्तेमाल किया गया था। तो अब आपको बताना है कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। अब ये दो तो एलिमिनेट हो जाते हैं, अवधी और मगधी, ये तो होंगे ही नहीं। सही आंसर या तो वैदिक संस्कृत होगा या तो लौकिक संस्कृत होगा, क्योंकि संस्कृत से हिंदी का उत्पत्ति हुआ है। अब बताएंगे क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। क्या होगा, वैदिक संस्कृत। ठीक है, याद रखेंगे वैदिक संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। चलिए, पूर्वी हिंदी अपभ्रंश भाषा के किस भाग से संबंधित है। अब हम लोग अपभ्रंश भाषा के भाग के बारे में भी देखे थे, मगधी, अर्धमगधी, ब्राह्मण, पैसाची। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग देखे भी थे। अब आपको बताना है कि जो पूर्वी हिंदी है ये अपभ्रंश के किस भाग से संबंधित है। क्या होगा सही आंसर, बताएंगे। गर्मी लग रही है, बरसात हो रही है फिर भी गर्मी तो लगी रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अर्धमगधी की। चलिए आप देखेंगे पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है और पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमगधी। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सरसैनी दिया हुआ है, गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद अर्धमगधी दिया हुआ है पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। मगधी की अगर बात करें बिहारी, बंगाली, उड़िया, बनाचड़, सिंधी, पैसाची, पंजाबी और लहंदा। महाराष्ट्री की बात करें मराठी भाषा, और स्वस्थ की बात करें कुमायूनी, गढ़वाली, पहाड़ी। तो अभी आपसे बात की जा रही थी पूर्वी हिंदी के बारे में, और पूर्वी हिंदी का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, अर्धमगधी। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा में कितने वचन हैं। अब आइए हिंदी व्याकरण फिर से आ गया।
अभी हिंदी व्याकरण में हम लोग देखे थे किसके बारे में, तो संज्ञा के बारे में, संज्ञा और उसके भेद के बारे में हम लोग बात किए। अब आ गया वचन के बारे में कि वचन क्या है। तो जब भी वचन की बात करें तो वचन तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो दो ही वचन पढ़े होंगे। कौन कौन से सर? एक तो हो गया एक वचन, दूसरा हो गया बहुवचन। सर एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है? सबसे पहले आंसर को देख लेते हैं, ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो। सर ये एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है? जिसमें किसी एक चीज के बारे में बोध हो या फिर जिसमें से आप किसी एक चीज के बारे में समझे, वो है एक वचन। जिसमें अनेक सारे चीज के बारे में समझा जाए वो है बहुवचन। आप बोलेंगे सर मतलब सर मैंने कहा कि मेरे घर में बकरी है। आपने सोचा कि हाँ सर के घर में एक बकरी होगा। मेरे घर में एक कुत्ता है। मेरे घर में एक क्या है? कुत्ता है। कुत्ता है का मतलब है एक। मेरे घर में बिल्ली भी है, तो मेरे घर में बिल्ली है तो एक है। अच्छा एक से अधिक होंगे तब मैं क्या करूंगा? कुत्ता। मेरे घर में कुत्ता है? नहीं, मेरे घर में कुत्ते हैं, यानी एक से ज्यादा है। मेरे घर में बिल्ली नहीं है, मेरे घर में बिल्लियां हैं, यानी एक से ज्यादा बिल्ली है। मेरे घर में बकरियां हैं, एक से ज्यादा बकरी है। तो दो वचन है, एक तो हो गया एक वचन, दूसरा होगा बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, बहुवचन और एक वचन, ठीक है। तो यहां पे पूछा रहा है हिंदी भाषा में कितने वचन है? हिंदी भाषा में दो वचन है। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन, ठीक है। याद हो जाएगा, एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या है? जिसमें एक चीज को समझा जाए, एक चीज के बारे में कहा जाए, एक चीज के बारे में समझाया जाए। बहुवचन क्या है? जिसमें एक से ज्यादा चीजों के बारे में कहा जाए, ठीक है। तुम ये बकरी लेके कहां जा रहे हो? इसमें आप कितने बकरी है क्या समझे? कितने बकरी है? एक बकरी है। अच्छा तुम इन बकरियों को लेके कहां जा रहे हो? बकरियों यानी कई सारे बकरी होंगे, एक से ज्यादा बकरी है ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के आगे एक शब्द लगता है जिसका नाम है हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहित्य, ठीक है। हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, या फिर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य यानी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आप लोग सुने होंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हमेशा साहित्य के लिए दिया जाता है। ये आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट, कामायनी बताएंगे। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? पढ़ना है आप लोगों को, आपके सिलेबस में है कामायनी। कामायनी जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा सही आंसर? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जयशंकर प्रसाद की तो 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में, अच्छा चलिए थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। कामायनी की बात कर रहे हैं तो ये आप कामायनी देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। भक्ति काल में रामाश्री शाखा के कवि निम्न में से कौन है? रामाश्री बताएंगे। अच्छा भक्ति काल के बारे में हम लोग पढ़े थे। भक्ति काल में देखिए, भक्ति काल को हम लोग याद बहुत अच्छे से किए थे।
कि भक्ति काल में हम लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, करते हैं। अच्छा, भक्ति किसकी करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, ठीक है। किसकी भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, ठीक है। कहां गया, पेन का कलर चेंज करते हैं। राम की भक्ति करते हैं और कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग राम और कृष्ण से प्रेम करते हैं और राम और कृष्ण से हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो हम लोग किसकी भक्ति करते हैं, राम की और कृष्ण की। क्यों, क्योंकि राम और कृष्ण से हम लोग प्रेम करते हैं और उनसे हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो यहां पे पूछा जा रहा है रामाश्री के बारे में। रामाश्री तुलसीदास, बताया गया था आप लोगों को रामाश्री के बारे में, थ्योरी के क्लास में आप लोगों को बताया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी तुलसीदास। कालिदास कहां है, तुलसीदास होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तुलसीदास क्या होगा, तुलसीदास, ठीक है। चलिए, निम्न में से कुमार रामगुप्त किस नाटक के पात्र हैं, बताएंगे। कुमार रामगुप्त, अगर आपने ध्रुव स्वामिनी के बारे में पढ़ा हो तो आपको कुमार रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमार चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अमात्य, महादेवी, इनके बारे में पता होगा अगर आपने ध्रुव स्वामिनी के बारे में पढ़ा होगा। तो कुमार रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। किसके, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें मुख्य पात्र है ध्रुव स्वामिनी ही। और अन्य पात्रों की बात करें तो कुमार रामगुप्त मिलेंगे आपको, कुमार चंद्रगुप्त मिलेंगे, समुद्रगुप्त मिलेंगे, उसके बाद अमात्य मिलेंगे। तो कई सारे आपको और भी पात्र मिलेंगे, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है और इसमें आपको कुमार रामगुप्त देखने को मिलेंगे। अच्छा, ठाकुर का कुआं को कब प्रकाशित किया गया था, ठाकुर का कुआं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये कुआं मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर का कुआं, अच्छा ठाकुर का कुआं किसी ने पढ़ा है, कोई ऐसा हो जो ठाकुर का कुआं पढ़ा हो। देखिए, ठाकुर का कुआं जो ये उपन्यास है, इस उपन्यास में छुआछूत के बारे में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है सर ठाकुर के कुआं में, ठाकुर का कुआं, एक ठाकुर होता है जो कि राजा होता है, ठीक है, बड़ा आदमी होता है, उसके पास कई सारे धन दौलत है, वो उसका एक बड़ा सा घर भी होता है, उस घर में एक कुआं होता है, ठाकुर का कुआं। जैसे मेरा अगर कुआं हुआ तो रितेश का कुआं, आपका अगर कुआं हुआ तो आपका कुआं। तो उस तरीके से ठाकुर का एक कुआं होता है जो होता है ठाकुर का कुआं, और एक और कुआं होता है जो कि होता है सरकारी कुआं। लेकिन जो सरकारी कुआं होता है उसमें पानी जो है वो बदबू मारता है, सरकारी कुआं का जो पानी है वो थोड़ा खराब हो गया है और पानी से बदबू आती है। लेकिन ठाकुर का कुआं जो है वो अच्छा है। अच्छा, इस नाटक से आप एक और चीज समझ पाएंगे कि सरकार की जो एसेट्स हैं वो कितने अच्छे हैं, आप समझ जाएंगे। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस नाटक में कहा गया, सरकारी कुआं का पानी बदबू मार रहा है, ठाकुर का कुआं का पानी अच्छा है। लेकिन ठाकुर जो है अपने कुआं का पानी केवल ऊंची जाति के लोगों को देता है, नीची जाति के लोगों को ठाकुर अपने कुआं का पानी नहीं देता है, ठीक है। तो ठाकुर का कुआं में छुआछूत के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ठाकुर का कुआं ये 1932 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप ठाकुर का कुआं देख रहे हैं और ये जो कुआं आप देख रहे हैं जो जिसमें एक महिला जो है वो पानी निकाल रही है, ये है सरकारी कुआं, इसके पानी से बदबू आता है। और यहाँ पे आगे में चल के एक घर है जो कि ठाकुर का, वहां पे एक कुआं है जो कि ठाकुर का कुआं, लेकिन ठाकुर अपने कुएं से केवल और केवल ऊंची जाति के लोगों को ही पानी लेने देता है, ठीक है। चलिए, उपन्यास नीलम देश की राजकन्या में राजकुमारी के कितने महल के बारे में बताया गया। अच्छा, नीलम देश की राजकन्या, ये भी आपके सिलेबस में है और ये भी आपको पढ़ना है। अगर आप नीलम देश की राजकन्या के बारे में पढ़ेंगे तो आपको 3 महल के बारे में बताया जाएगा जो कि राजकुमारी जी की है।
नीलम देश की राजकन्या एक रानी या फिर एक कह सकते हैं राजकुमारी के बारे में बताया गया है। राजकुमारी को अपने सपनों का राजा जो है वो उसका इंतजार होता है। अच्छा, एक बात कही गई है, क्या बात कही गई है? लड़के ध्यान से सुनिए, लड़के, ये बात जो है वो लड़कों के लिए। भाइयों, दोस्तों, पैसे पे ध्यान दो, अपने करियर को बनाओ, क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार आता है, कोई भिखारी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। ये जो नीलम देश की राजकन्या है, ये जो कि आपको लड़की दिख रही है, वो लड़की वो राजा के साथ में है, भिखारी के साथ में नहीं है। ठीक है, तो जिंदगी में लड़की के बारे में मत सोचो, पैसे के बारे में सोचो। ठीक है, पैसा कमाओ, क्योंकि लड़की के सपनों में राजकुमार आता है, कोई भिखारी आता नहीं है। कोई भी लड़की, आप उससे पूछो कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसके पास पैसे हो, जिसके पास गाड़ी हो, एक और चीज हो, क्या, आईफोन हो, और मुझे भी एक आईफोन दिला दे, ऐसी बात करेगी। तो चलिए याद रखें, नीलम देश की राजकन्या उपन्यास को आपको पढ़ना है। ठीक है, 1932 में नीलम देश की राजकन्या जो है वो प्रकाशित किया गया था। और लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। इसमें 3 महल के बारे में बताया गया है, जो कि राजकुमारी जी की महल है। तो राजकुमारी की कितनी महल है? 3 महल है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। जैनेन्द्र कुमार लेखक है 1933 में, या फिर आप लोग कह सकते हैं कहीं कहीं आपको 1932 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1932 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 1933 में या फिर 32 भी आपको देखने को मिलेगा। नीलम देश की राजकन्या ये प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में 7 समुद्र पार नीलम देश की राजकन्या के बारे में बताया गया है। राजकुमारी की 3 महल है, हीरा का, पन्ना का और पुखराज का। राजकुमारी जी की कितनी महल है? 3 महल है। कि कौन कौन सी? एक हीरे का महल है, एक पन्ना का महल है, एक पुखराज का महल है। और इस उपन्यास में सभी लोग राजकुमारी जी को घेरे रहती है, क्योंकि राजकुमारी जी का या फिर राजकन्या का मन जो है वो विचलित रहता है। वो हमेशा सोचती है, कब आएगा मेरे सपनों का राजकुमार। ठीक है, तो लड़कियां बस यही सोचती है कि कब आएगा मेरे सपनों का राजकुमार, कब आएगा मेरे सपनों का भिखारी। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। ठीक है, चलिए, ये बात सच लड़कियों को हो सकता है कि बुरा लग जाए थोड़ा। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मेला आंचल को गांव के लोग तुरबा तुरबा बोलते हैं। ठीक है, तुरबा यानी जिसका हाइट कम होता है 1.5 फुट, हम लोग अपने लैंग्वेज में 1.5 फुट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे। मेरे भी हैं 1-2 दोस्त जिसकी हाइट थोड़ी कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1.5 फुट। इधर सुन, हम लोग तो वही बोलते हैं, दोस्ती यारी में हम लोग वही बोलते हैं, 1.5 फुट। तो यानी फणीश्वर नाथ रेणु में किस पात्र को या फिर किस व्यक्ति को लोग 1.5 फुट बोलते हैं? तुरबा। तुरबा किसे बोलते हैं? बलदेव को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बलदेव। ठीक है, याद रखेंगे, बलदेव की हाइट थोड़ी सी कम है, इसीलिए लोग उसे तुरबा बोलते हैं। आप में से भी कई लोगों को, अगर किसी का हाइट कम हो तो कई लोगों को बोलता होगा, ए तुरबा। ठीक है, 1.5 फुट ऐसे बोलते होंगे जिसकी हाइट कम होती है। हालांकि मैं नहीं बोलता किसी को। ठीक है, मेला आंचल उपन्यास का ये पात्र है बलदेव, जिसे तुरबा बोलते हैं लोग। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक हैं, और मेला आंचल में डॉक्टर प्रशांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए, भारत दुर्दशा नाटक को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बताएंगे। भारत दुर्दशा, आपको 3 नाटक के बारे में पढ़ना है। आपके सिलेबस में 3 नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, भारत दुर्दशा, एक और क्या है? आधे अधूरे। ठीक है, 3 नाटक पढ़ने हैं आपको। ध्रुव स्वामिनी पढ़ना है, भारत दुर्दशा पढ़ना है, और आधे अधूरे पढ़ने हैं। ये 3 नाटक आपके सिलेबस में है। तीनों नाटक को आपको तीनों नाटक के बारे में आपको पढ़ना है। फिलहाल हम लोग बात करें भारत दुर्दशा की। ये प्रकाशित किया गया था 1875 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप भारत दुर्दशा नाटक देख रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये नाटक है। और 1875 में ये जो नाटक है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, भारत दुर्दशा, इसमें भारत के दुर्दशा के बारे में बताया गया था। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है, भारत दुर्दशा जो नाटक है वो 6 अंक का है।
उसमें 6 अंक है। अच्छा 6 अंक मतलब 6 मार्क्स नहीं, 6 अंकों में भारत दुर्दशा को विभाजित किया गया, बांटा गया है। ठीक है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक और छठा अंक। अगर आप भारत दुर्दशा को पढ़ना चाहते हैं तो उसके 6 अंक पढ़ने होंगे और 6 अंकों में बांटा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ठीक है, कितने अंक हैं? 6 अंक। चलिए आगे बात करते हैं, भारत दुर्दशा में कितने अंक? अच्छा ये इसी के बारे में बात की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 अंक। अभी जस्ट हम लोग बात किए भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ठीक है, और भारत दुर्दशा नाटक में भारत की दुर्दशा के बारे में बताया गया कि किस तरीके से अंग्रेज आए, भारत को लूटे, मुगल आए, भारत में शासन किए, तो भारत की दुर्दशा क्या हुई, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक है, याद रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। 1875 में भारत दुर्दशा नाटक को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्लियर है? तो बताएं कैसा रहा क्लास, कैसा रहा आज का ये क्लास? आई होप सो कि आज का ये क्लास आपका अच्छा रहा होगा। और क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए, सभी 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।